बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। हमेशा की तरह लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान। क्या कुछ खास है आज के हमारे इस अंक में, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। डेयरी उत्पादों के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अमूल ने अब शहद उत्पादन क्षेत्र में भी दस्तक दे दी है। ये कदम हमारे किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी साबित होगा, आइए जानते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी में। हमेशा से अमूल सहकारिता की भावना पर काम करता आया है, जिससे हर छोटे किसान और पशुपालकों को सीधा लाभ मिला है। इसकी वाणिज्य है श्वेत क्रांति, जिसका मकसद था देश में दूध की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना। सफल श्वेत क्रांति के बाद अमूल अपना दायरा बढ़ाने जा रहा है। बाजार में दुग्ध उत्पादों के अलावा अब लोगों को अमूल ब्रांड जैसे उत्पाद भी बिकते हुए मिल जाएंगे। इसी दिशा में अमूल ने एक और बड़ी छलांग लगाई है और अपना शहद लॉन्च कर दिया है। अमूल हनी नाम के इस शहद को कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। श्वेत क्रांति की तर्ज पर ही उन्होंने इसे मीठी क्रांति का नाम दिया है। ये गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का उत्पाद है और इसे तैयार करने में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड का भी सहयोग है। अमूल के इस कदम से देश भर के छोटे किसानों को रोजगार और आय के अवसर मिल सकेंगे और खास तौर से मधुमक्खी पालकों को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। शहद बेहद पौष्टिक पदार्थ है और दवाओं में भी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण शहद की मांग है। सरकार भी शहद उत्पादन पर खासा ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी NBHM किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ही लागू किया गया था। इसके तहत 500 करोड़ रुपए के आवंटन से मधुमक्खी पालकों की मदद की जा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि गुणवत्ता के लिए देश में 5 बड़ी परीक्षण प्रयोगशालाएं और 100 मिनी प्रयोगशालाएं खुल चुकी है। इसका मकसद शहद को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करना है। उन्होंने विश्वास जताया है कि अमूल हनी जिस तरह के मानक अपना रहा है, उन्हें देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय शहद की अच्छी गुणवत्ता का प्रदर्शन होगा। साथ ही इससे गुणवत्ता वाले भारतीय शहद का निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मधुमक्खी पालकों को आश्वासन दिया कि NBHM लागू होने से मधुमक्खी पालकों के आर्थिक हालात बेहतर होंगे। कार्यक्रम में शामिल कृषि राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, वो शहद के साथ साथ मधुमक्खी मोम, पराग और रॉयल जेली जैसे उत्पाद तैयार करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने उद्घाटन किया अमूल ब्रांड का। अमूल ब्रांड को लॉन्च किया, जिससे कि सीधा छोटे और सीमांत किसान हैं उनको सीधा लाभ मिले। किसानों की आमदनी जब बढ़ाने की हम बात करते हैं तो इस सेक्टर का नाम उभर करके हमारे सामने आता है, क्योंकि ये जो मधुमक्खियाँ हैं अपने आप में एक पॉलिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसको हम ये कहेंगे कि वो एक तरह की परागण की जो सेवाएं हैं, बहुमूल्य सेवाएं देती हैं, जिससे कि हमारे खेत में जहाँ पर भी मधुमक्खियों को हम रखते हैं वहाँ पर उन फसलों में जो परागण क्रिया होती है उनके पुष्पों में, उससे हमारा उत्पादन बढ़ता है। जो बीजों की संख्या है प्रति पौधा जो है वो बढ़ती है और प्रति इकाई क्षेत्र में जो है हमारा उत्पादन में जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये बात तो एक है जिसमें कि उत्पादन बढ़ा, लेकिन उत्पादन के साथ साथ हमें जो एक उत्पाद जो अच्छा मिलता है, जिसको हम हनी के नाम से शहद बोलते हैं, जो शहद है, शहद जो है वो हमें उपलब्ध कराती हैं। और साथ साथ में इसके और भी बहुत सारे ऐसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट हैं जो ये मधुमक्खियाँ उपलब्ध कराती हैं, जिसमें बी वैक्स है,
जो उसकी मोम है उसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं। साथ साथ जब बात होती है तो रॉयल जेली की बात होती है। साथ में इसमें प्रोपोलिस नाम का एक ऐसा तत्व निकलता है, उसको भी जो है इसके अंदर इसकी गिनती होती है। और इससे बी वेनोम भी निकलता है, जिसको हम लोग बहुत सारी औषधियों में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो ये अभी हम लोग स्वीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम किसानों की जो आमदनी है उसमें कैसा जो है इजाफा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा सेक्टर है जिसको प्रोत्साहन की ज़रूरत है और इसकी पहचान की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने अपने एक उद्बोधन में ये भी कहा था कि प्रत्येक राज्य में एक मॉडल सेंटर होना चाहिए। इसीलिए इसी तरह से जो मॉडल सेंटर बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और लगभग करीब अभी 17 मॉडल सेंटर बन गए हैं और बाकी जो है बनने की प्रक्रिया में है। और जो ये स्वीट रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग मधुमक्खी पालन को कैसे बढ़ावा दें और मधुमक्खी पालन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बिल्डअप करें और इसकी गुणवत्ता को जो है हम लोग कैसे सुधार करें। तो इसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट हर जगह जो बनाए जा रहे हैं और उनका सहयोग किया जा रहा है। हम लोग जो है एक नेशनल बी हनी मिशन चलाया गया है और उसमें 500 करोड़ का प्रावधान सरकार ने रखा है, जिसमें कि पूरे देश में इस मिशन को करीब 3 साल के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम जो है जिसकी स्वीकृति मिली है उसके माध्यम से बी कीपिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे कि मैंने बी प्रोसेसिंग प्लांट की बात की, इसी तरह से जब हम लोग गुणवत्ता सुधार की बात करते हैं तो क्वालिटी टेस्टिंग के लिए क्वालिटी लेबोरेटरीज बनाने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। करीब 5 जो है क्षेत्रीय स्तर की जो प्रयोगशाला हैं वो बनाई जाएंगी। उन 5 में से 3 बन गई हैं, 2 जो है प्रोसेस में है। इसी तरह से 100 जो मिनी लैब हैं उनको बनाने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 13 लैब बन के तैयार हो गई हैं और बाकी जो है कार्य जारी है और उसकी पूरे देश भर में मैपिंग की गई है, जिससे कि किसानों को, बी कीपर्स को जो है अपने हनी की टेस्टिंग के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े और वहाँ पर वो अपनी गुणवत्ता की जांच करके जो है अपने हनी को आगे प्रोसेसिंग में ले जा सकता है। और जो बात करते हैं हम लोग कि उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये जो जितना भी आप देख रहे हैं मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है वो अपने आप में एक बड़ा निपुणता का व्यवसाय है और उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो बिना किसी प्रशिक्षण के उसको नहीं किया जा सकता। कि मधुमक्खियों का रख रखाव, क्योंकि मधुमक्खी एक प्रकार के जीवित जो कीट है उसको हम लोग कैसे उसका प्रबंधन करें, उस पर हर चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत है। जिसमें बी बॉक्स जो है उनमें बी फ्रेम जो बनते हैं, उन फ्रेम में जो है कैसे मधुमक्खियों का जो है हम रख रखाव पालन करेंगे बॉक्स के अंदर। साथ साथ जो विपरीत मौसम अगर कोई रहता है तो उस टाइम में हम कैसे रख रखाव करेंगे, उन सभी चीज़ों पर जो है जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इस मिशन के तहत जो जिसको हम लोग नेशनल बी हनी मिशन कहते हैं, पूरे देश में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है और सभी राज्य इसमें रुचि ले रहे हैं और इस प्रकार से एक अवसंरचना का निर्माण हो रहा है। और 100 FPO का जो है जो केवल मधुमक्खी के लिए एक तरह से सहयोग करेंगे, उनकी स्थापना का कार्य शुरू हो गया है और 5 FPO तो काम करने भी लग गए हैं। और इसमें हम लोगों ने 3 एजेंसी को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें एक तरह से मैंने नेफिड की बात की थी, NDDB की बात की है और ट्राइफेड एक जो संस्था है। इन 3 संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश में 100 FPO बनेंगे, जिससे कि बी कीपर अपने आप में सशक्त होकर के निकलेंगे और उनका जो समूह है वो अपने आप में व्यापार में जो है एक तरह से उनको सहयोग रहेगा। जितने भी इनपुट हैं, आदान है, अगर उनको खरीदने में उनको एक तरह से सुविधा रहेगी और जो हनी वहाँ से निकल करके आएगा वो एग्रीगेट होगा, एक जगह इकट्ठा हो करके उसकी प्रोसेसिंग में उनको सुविधा मिलेगी। हर FPO अपने आप में एक प्रोसेसिंग प्लांट का भी काम करेगा, वहाँ पर एक गुणवत्ता की जांच की प्रयोगशाला भी होगी उस FPO में। साथ साथ में जो है मार्केटिंग करने के लिए जो ब्रांड है, लोकल ब्रांड भी जो है वो FPO में बना सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ
दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि भेड़ और बकरी के जो बच्चे हैं उनको आप किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं इस बदलते मौसम में। कौन कौन सी बीमारियां हैं जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, कौन कौन से टीके किस समय लगवाने चाहिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए नजर डालें हमारे इस सेगमेंट पर। पशुपालन में इजाफा करने के लिए सबसे जरूरी है मेमनों या बच्चों की खास देखभाल करना। मेमनों को सही सुरक्षा देने से इनकी संख्या में आसानी से बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसके लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। मेमनों को बारिश में भीगने से और ठंड से बचाने के इंतजाम करने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने से निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है और मौत भी हो सकती है। इसलिए समय रहते रोग के लक्षण पहचान कर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा मौसम में बदलाव होने पर बच्चों के आहार में तब्दीली करना आवश्यक हो जाता है, और क्या करें इस बारे में बता रहे हैं विशेषज्ञ। किसान जानना चाहते हैं, बेजुबान बोलता नहीं है लेकिन बीमारियां उसको भी होती हैं, बीमारियां उसको जकड़ती हैं, लेकिन डॉक्टर हमारे भगवान बनकर, इंसान हो या फिर बेजुबान, सबकी रक्षा करते हैं। बकरियां जो होती हैं उनके छोटे छोटे बच्चों का किस तरह से ख्याल रखा जाए, उनके लिए जो बीमारियां हो जाती हैं तो किसान खास तौर पर कहाँ जाकर उनका इलाज करवाए। देखो, जो बकरियां होती हैं, बकरियों में भी वैसे तो लोग ये मानते हैं कि बकरी जो है एक ऐसा पशु है जिसमें बीमारियां कम होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बकरियों में भी गंभीर बीमारियां, जैसे मैंने अभी PPR का बात बताया, और लेकिन बकरियों के जो बच्चे हैं, मेमने जो हैं, वो भी बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको कि उनको जो है ऐसी जगह रखें जो कि खुले में ना हो, यानी ठंड में नहीं होना चाहिए। अभी इस समय बरसात का मौसम है, ठंड नहीं है तो बरसात का मौसम है। बरसात में अगर भीग जाते हैं तो मेमनों में निमोनिया बड़ी जल्दी हो जाता है, निमोनिया से उनकी मृत्यु हो जाती है, बुखार हो जाता है उनके अंदर। तो आपको अगर उनकी नाक से अगर पानी आ रहा है या मुंह से पानी आ रहा है या आंख से पानी आ रहा है, तो आपको उसको तुरंत जो है नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जाकर और वहाँ पर उसका चेकअप कराना चाहिए। और ऐसे ही अगर बाड़े में जो है आपको बीच बीच में पशु चिकित्सालय से अपनी उनकी जो है सहायता जरूर लेनी चाहिए। इस तरह से कुछ खास बातों का ध्यान रखकर पशुपालक अपने पशु को सुरक्षा आवरण दे सकते हैं, साथ ही नुकसान की आशंका से भी बचा जा सकता है। हमारा पशुधन सेगमेंट में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। किस तरह से सही प्रबंधन करके आप अपने पशुओं को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, जानने के लिए आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर PPR का टीकाकरण नहीं करवाया है
तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। HS या BQ की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डिवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को एसिडोसिस अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण, आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परिजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशुओं के लिए डिपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान से मुलाकात करने का। बता दें आपको कि कृषि के क्षेत्र में लगातार हो रहे सुधार और साथ ही साथ तकनीकों के सामंजस्य से इस क्षेत्र में मुनाफे के कई द्वार खुल गए हैं। जी हाँ, और कई उच्च शिक्षित युवा भी अब इस क्षेत्र में अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। आज के हमारे कामयाब किसान भी कुछ ऐसे ही हैं। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। युवाओं का लक्ष्य होता है कि वो उच्च शिक्षा लेकर किसी बड़ी कंपनी में सेवाएं दें और वहां उन्हें उनकी शिक्षा और मेहनत के हिसाब से सैलरी पैकेज मिले। ज्यादातर युवा इसी सपने को लेकर बड़े होते हैं। ऐसा ही सपना देखा था उत्तर प्रदेश मेरठ के अजय त्यागी ने। MCA करने के बाद गुरुग्राम की मल्टीनेशनल कंपनी में अजय ने करीब 1.5 दशक तक नौकरी की। नौकरी के दौरान अजय मेहनत करते गए और आगे बढ़ते गए, लेकिन अजय को वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले अजय को बड़ा शहर, अच्छी नौकरी होने के बावजूद शुद्ध वातावरण, सेहतमंद भोजन नहीं मिल पा रहा था। यहीं से अजय ने गांव वापस आकर खेती करने का विचार बनाया। मैंने करीब 1.5 दशक तक एक टॉप MNC में काम किया और जब मैंने ये काम छोड़ा तो मैं जनरल मैनेजर ऑपरेशन था। काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा था, बहुत सीखने को था, बहुत पैसा था, बट जितना मैं इसमें अंदर जा रहा था उसमें ये लग रहा था मुझे कि कहीं ना कहीं अच्छा खाना और अच्छी जलवायु आसपास वो कम होती जा रही थी। कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। अच्छा खाने को, जहर मुक्त खाने को आसपास नहीं था। तो मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था, मुझे ये आइडिया हो गया कि ये मेरे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है और मेरा सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो अपने घर वालों को समझाना था, अपनी फैमिली को ये कन्विंस करना था कि मैं इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ और अगर मैं ये बोल देता कि मैं डेयरी कर रहा हूँ तो और भी ज़्यादा मेरी मुसीबतें बढ़ सकती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी डेयरी को
बैक बर्नर पे रखते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करते हैं। अजय के इस निर्णय ने परिवार को चौंका दिया। 2015 में अजय ने नौकरी छोड़ कृषि का रुख किया। अजय के इस निर्णय में दो समस्याएं आ रही थी। पहली तो परिवार वालों को कैसे मनाया जाए और दूसरा कृषि में नया क्या किया जाए। काफी रिसर्च करने के बाद अजय ने जैविक खेती करने का निर्णय किया। अजय के इस फैसले में परिवार ने हामी भर दी और शुरू हुआ खेती का सिलसिला। ये डिसीजन मेरे लिए इसलिए भी आसान था क्योंकि हमारी पैतृक जमीनें थी, हमारे पास एक्सपर्टीज थी क्योंकि पापा ने भी इनिशियल डेज पे खेती की थी और चाचा अब तक खेती कर रहे थे। तो मुझे ये था एक्सपर्टीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मुझे सिर्फ थोड़ा सा नवीनीकरण लाना है, थोड़ा सा रेवोल्यूशन लाना है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और अलाइनमेंट अपने घर वालों का करना है। अजय जैविक खेती अपनाकर आज अपने खेतों में मौसमी सब्जियां, अनाज, कई तरह के फल, मसाले उगाते हैं और उन्हें प्रोसेसिंग करके मार्केट में बेचते हैं। उनके इस काम में उनका भाई वासु बराबरी में सहायता करता है। अजय उत्पाद की मार्केटिंग और सेल्स देखते हैं तो वासु पैकेजिंग और डिलीवरी देखते हैं। अजय अपनी फसलों से 60 से ज्यादा तरह के उत्पाद बेचते हैं। खेती में नुकसान की आशंका को कम करने के लिए अजय फसल चक्र अपनाते हैं। अजय मानते हैं कि फसल खुद फसल का बीमा करती है। मल्टीलेटर खेती में अगर एक फसल खराब हो जाती है तो दूसरी फसल उस नुकसान की भरपाई करती है। इसके साथ अजय इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि बाजार में किन उत्पादों की मांग ज्यादा है। इसी को ध्यान में रखकर अजय काले धान की खेती कर रहे हैं, जिसे वो 350 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचते हैं। अजय की ये प्रयास दूसरे युवा किसानों तक पहुँचे, इसके लिए अजय प्रशिक्षण भी देते हैं। इस दौरान अजय बफर जोन के लाभ के बारे में भी बताते हैं। इस खेत में जैसे देख सकते हैं मैंने मक्का भी लगाई हुई है और मैंने उड़द भी लगाई हुई है। अब उड़द एक लेग्यूमिनस क्रॉप है जो नाइट्रोजन जो एयर की होती है अपनी जड़ों में फिक्स कर देती है। एक राइजोबियम बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक रिलेशन के थ्रू वो काम करता है। अब वो कह रहा है कि आपको फ्री में नाइट्रोजन मिल रही है इस खेत में, और यही जो आपकी मक्का है उसको यूज़ करके आपको प्रोडक्शन दे रही है। तो ये कंपेनियन क्रॉप की तरह काम करते हैं, एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब इस तरीके से आप 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप चुनेंगे अपने खेत के लिए तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। बफर जोन के तहत खेत के चारों ओर ऐसे पौधों को लगाया जाता है जिससे पक्षी, कीट और पतंगे आकर्षित हो और फसलों से बेहतर उत्पादन मिले। नौकरी छोड़कर खेती से जुड़ना अजय के लिए लाभदायक साबित हुआ और ये संभव हो पाया अजय के मजबूत इरादों और मेहनत से। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के सफल किसान। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित होंगे और अपनी खेती किसानी को और भी अधिक उन्नत निश्चित तौर पर बनाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसे स्कैन कीजिए अपने मोबाइल फोन से और किसी भी समय गाँव किसान कार्यक्रम आप देख सकते हैं। कृषि जगत और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।